एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नीरू चौधरी और हम पढ़ रहे हैं डिस्कनेक्शन के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन पढ़ा था। वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन के बाद हम लोग टू ग्रुप CX डिस्कनेक्शन स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि टू ग्रुप डिस्कनेक्शन जब हम पढ़ेंगे तो आपके सामने टू ग्रुप्स होंगे। तो टू ग्रुप्स के अंदर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर दो फंक्शनल ग्रुप्स, तो उसको फेस करने से पहले हम क्यों ना इस टर्म को क्लियर कर ले, कीमोसेलेक्टिविटी को। देखिए क्या है कीमोसेलेक्टिविटी। व्हेन अ मॉलिक्यूल कंटेन्स टू रिएक्टिव ग्रुप्स, टू रिएक्टिव ग्रुप्स कहें या हम कहें कि टू फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंड वांट टू रिएक्ट one of them but not the other, the question of chemoselectivity arises। ठीक है, तो ये जो आपने पढ़ा है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में, वो क्या है कि कीमोसेलेक्टिविटी क्या है कि मान लीजिए आपके कंपाउंड के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं और उनमें से आप चाहते हैं कि केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप जो है वो रिएक्ट करे, दूसरा फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट ना करे। तो अब प्रॉब्लम आती है कीमोसेलेक्टिविटी की, ठीक है ना, कि किस तरीके से आप ये डिसाइड करेंगे कि एक फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करें। बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करेंगे कि वो दोनों फंक्शनल ग्रुप्स सेम हैं या डिफरेंट हैं, या और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो सभी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आना चाहिए कि एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो रिएक्टिव ग्रुप्स हैं या हम कहें दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि रिएक्ट करे केवल उनमें से एक, ठीक है, और दूसरा ना करे, तो इसलिए प्रॉब्लम किसकी क्रिएट हुई है, कीमोसेलेक्टिविटी की। अब कीमोसेलेक्टिविटी के अंदर हम किन किन पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं कि अराइज हो कीमोसेलेक्टिविटी का पॉइंट। तो उसके लिए तीन जो पॉइंट्स है वो क्या है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। हमारे सामने दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो उनकी रिलेटिव रिएक्टिविटी हमारे लिए प्रॉब्लम होती है कि कौन सा ग्रुप जो है वो पहले रिएक्ट करेगा। ऑब्वियसली जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो रिएक्ट करता है, तो एक तो ये पॉइंट है कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो रिएक्ट करेगा। अगर हम ऐसा ही चाहते हैं तब तो ठीक है, लेकिन हो सकता है इसका दूसरा वाला पॉइंट हो कि हम चाहते हैं जो कम रिएक्टिव है वो रिएक्ट करे। तो ये दो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उन दोनों को हम गाइडलाइंस के अंदर क्लियर करेंगे। बट यहाँ पर जब कीमोसेलेक्टिविटी का पॉइंट अराइज होता है तो इस तरीके से एक कंपाउंड है जिसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। यहाँ जब एसिटाइलेशन करवाएंगे तो यहाँ पर NH2 ग्रुप है और OH ग्रुप है। तो जो एसिटाइलेशन रिएक्शन होती है उसके अंदर क्या होता है, आप ये क्या है, CH3CO OCO CH3 ये है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो रिएक्शन होने वाली है वो क्या है, कोई न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करे और ये वाला जो पार्ट है ये बाहर निकल जाए, ठीक है। तो CH3CO दोनों में से किसी एक के ऊपर लग जाएगा, मतलब दोनों का क्या हो सकता है, एसिटाइलेशन हो सकता है। तो एसिटाइलेशन उसका होगा जो इन दोनों में से मोर रिएक्टिव होगा। तो मोर रिएक्टिव इस कंडीशन में NH2 ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ पर NH2 का क्या हो जाता है, एसिटाइलेशन हो जाता है, ठीक है। ये देखिए NHCO CH3 ये रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क अराइज हो गया है कि यहाँ पर ही होगी, हम चाहते हैं यहाँ पर, तो क्या करें, या हम यही चाहते हैं तब तो ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशंस के अंदर हमें क्या करना है, जब दो फंक्शनल ग्रुप्स आए और उनकी रिलेटिव रिएक्टिविटी में डिफरेंस हो, ठीक है। आगे देखिए, रिएक्शन ऑफ वन ऑफ टू आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप्स। यहाँ पर तो डिफरेंट थे तब रिएक्टिविटी की बात थी, अब यहाँ पर दो आइडेंटिकल ग्रुप्स आ गए हैं तो फिर रिएक्शन किसकी होगी, ठीक है। तो एक ही फंक्शनल ग्रुप जो है वो रिएक्ट करेगा या दोनों करेंगे, हम क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट जो अराइज होता है वो क्या है, कीमोसेलेक्टिविटी का, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि मिथाइलेशन हो तो किस तरीके से होगा, अगर हमने यहाँ पर ये एक ही इक्विवेलेंट लिया है तब तो ठीक है, यहाँ पर एक ग्रुप का मिथाइलेशन हो जाएगा। ये आ गया आपका OMe। तो इसके लिए हम क्या करें
कि केवल एक ही ग्रुप का हो, हम जो चाहते हैं केवल उसी ग्रुप के ऊपर मिथाइलेशन हो। तो ये सारी पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे गाइडलाइन में, ठीक है। अभी हम केवल कुछ पॉइंट्स को मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ कि कब कब कीमो सेलेक्टिविटी का क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, रिएक्शन ऑफ अ ग्रुप वंस व्हेन इट मे रिएक्ट अगेन। क्या हुआ, हम लोग इसका ये जो आपके सामने H2S मान सकते हैं, हम चाहते थे H2S का एल्काइलेशन करवाना। H2S की जगह पे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सल्फाइड लिख दिया है। अब इस सल्फाइड का मुझे क्या कराना है, एल्काइलेशन कराना है। तो जब इसका एल्काइलेशन हम कराते हैं, हमें तो चाहिए केवल ये, हमारे लिए जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो तो है ये वाला, लेकिन ये जो है एज रिएक्टिव है सबस्ट्रेट के, जैसा कि ये सबस्ट्रेट रिएक्टिव है उसी तरीके से ये प्रोडक्ट भी रिएक्टिव है। तो जितना ये इसके साथ में एल्काइलेशन करके ये बना रहा है, उतना ये भी इसके साथ में रिएक्शन करके आगे रिएक्शन कर देता है, जबकि हमको ये चाहिए ही नहीं, हमको तो यही रिक्वायर्ड है। तो हम कैसे ये रिएक्शन को केवल यहीं पर स्टॉप करें, अगर ऐसे सिचुएशन आ जाए जब जो बनने वाला प्रोडक्ट है वही एज अ रिएक्टेंट बिहेव करने लग जाए। प्रोडक्ट बना है वो उतना ही रिएक्टिव है जितना कि सबस्ट्रेट, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी की जब सेम हो जाएगी तो दोनों ही इसके साथ में, इस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करेंगे तो जो हम नहीं चाहते थे वो भी बन जाएगा। ओके, हमारा प्रोडक्ट बना है वो आगे फर्दर रिएक्शन ना करे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वही हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स आपको पहले क्लियर होने चाहिए कि अगर 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं तो रिएक्टिविटी का क्वेश्चन अराइज होता है कि दोनों की रिलेटिव रिएक्टिविटी किस तरीके की है। अगर दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स आ रहे हैं तब क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, और हम क्या चाहते हैं रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, उसके अकॉर्डिंग गाइडलाइंस हैं। और अगर इस तरीके से किसी कंपाउंड के अंदर प्रोडक्ट जो बन रहा है वो उतना ही रिएक्टिव है जितना कि सबस्ट्रेट, तो हम जो चाहते हैं वो तो नहीं बनेगा और जो रिक्वायर्ड नहीं था वो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए वही हम डिस्कस करेंगे अब।